रुपीस गिरता जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, ग्रोसरीज महंगी होती जा रही है, एंड ये सब फेसेस किसको करना पड़ रहा है? हम सब जैसे पब्लिक को। और हम सब एक तरह से हम सब इस पे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो क्या रहा है, और ये सब हो कैसे रहा है? क्या इंडिया की करेंसी अपनी स्ट्रेंथ इतना खो दी है कि 60 रुपया, 65, 70, 75, 80, 85, 90, बीच में 90, अभी 89। एक यूएस डॉलर मीन्स यूएस का 1 रुपया इक्वल टू इंडिया का 90 रुपीज, 89 रुपीज। समझ में आ रहा है कुछ? दिस इज नॉट अ वी कैन से कि डेवलपमेंट, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये अगर हम सबको बोला जाए कि व्हाट इज दिस, या फिर मैं पूछता हूँ ये क्या है, तो ये बेसिकली हम सबको हम सबका दिखा रहा है कि हम सबका क्वाइन, हम सबका देश, हम सबका इकोनॉमी कितना वीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी आर फेसिंग सम बिग प्रॉब्लम। आई नो कि सभी यूट्यूबर्स, सभी क्रिएटर्स, सभी इन्फ्लुएंसर्स ये टॉपिक पे वीडियोस नहीं बना रहे हैं, या फिर ये टॉपिक पे वीडियोस बना भी रहे हैं तो बहुत कम यार 89 रुपीज, डू यू रियली थिंक कि हम सब इतना नीचे डिजर्व करते हैं? और अगर हाँ, तो इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे क्या पड़ सकता है, हम सबके फ्यूचर पे इसका क्या असर पड़ सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम सब ये डाउनफॉल, ये वीकेंड से कि जो स्लोप है, हम सब इसे रोक सकते हैं? क्या हम सब इसे स्टॉप कर सकते हैं? क्या हम सब इसे कम कर सकते हैं? वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ, एंड आज हम सब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वीकेंड से बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे, जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता। व्हाई इंडियन रुपीज आर फॉलिंग डाउन। पास्ट जानेंगे, इसका प्रेजेंट जानेंगे, फ्यूचर जानेंगे कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा चलता रहा तो क्या हो सकता है। इंडिया आर लिटरली नॉट डूइंग समथिंग अबाउट हिज करेंसी राइट नाउ। हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तभी हम सबका करेंसी का भाव बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स है, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा, बहुत ही ऐसे ऐसे फैक्टर्स है। चलो एक एक फैक्टर को हम सब समझते हैं और एक एक फैक्टर के बारे में मैं आपको रूबरू करवाता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पास्ट ऑफ इंडियन करेंसी, कि पास्ट से ही इंडिया का करेंसी का वैल्यू यही था कि फिर पास्ट में इसका वैल्यू अच्छा था। इंडिया की करेंसी का डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 90s 40s में, 1947 में जब हम सब इंडिपेंडेंट हुए थे, उस टाइम का क्या सीन था? सो बेसिकली जब हम सब इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम 1 रुपया इज इक्वल टू 1 US डॉलर था, और अभी 1 डॉलर इज इक्वल टू 90 रुपीज या 89 रुपीज हो जाता है। आफ्टर 1947 1966 में इंडो पाक वॉर हुआ था। इंडो पाक वॉर हुआ, फिर फूड शॉर्टेज हुआ एंड आईएमएफ के प्रेशर के कारण इंडियन रुपीज को 57% गिरा दिया गया था उस टाइम पे। हाउ द कंट्री एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स, अगर आप वॉर करोगे, आप पे ये सब प्रॉब्लम होगा, तो वो आईएमएफ ये करेगा ही। 1991 सेकेंड मेजर क्रैश। 1991 में इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 3 हफ्ते का ही बचा था और आईएमएफ बेल आउट के लिए रुपीस को डिवैल्यू करना पड़ा था। उस समय 1 US डॉलर मींस 1 यूनाइटेड डॉलर इज इक्वल टू 17.90 रुपया हो गया था इंडिया का। फिर 2000 से 2020 के बीच में कंस्टेंटली ये बढ़ता रहा, मींस 45, 55, 65, 75, और अभी भाई क्या हो गया भाई इंडियन रुपीस को? रुपीस की गिरावट एक साइकिल बन चुकी है। जब भी कोई भी क्राइसिस होता है तो रुपीस को डिवैल्यू कर दिया जाता है। दैट्स द रियलिटी राइट नाउ। पार्ट 2 में अब हम सब समझते हैं कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। यहाँ 6 मेजर रीजन हो सकते हैं इसके। पहला, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ। वर्ल्ड रिसीवेबल डॉलर यूएस का माना जाता है। वर्ल्ड में आप उसको कहीं से भी रिसीव कर सकते हो। जब यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो पूरे वर्ल्ड यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। रिजल्ट, रुपीस गिरता है, डॉलर स्ट्रांग होती है। फेडरल रिजर्व ने 2022 से लेकर 2024 के बीच में कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिससे रुपीस का वैल्यू, रुपीस का वी कैन से कि क्षमता कम होता गया। सेकेंड नंबर पर अगर बात करते हैं तो इंडिया का मैसिव इंपोर्ट विल। इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। 85% ऑफ ऑयल इंपोर्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर इंपोर्ट होते हैं, मशीनरी इंपोर्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स इंपोर्ट होते हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, वॉचेस, सब कुछ इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। इंपोर्ट जितना ज्यादा होगा, यूएस डॉलर की डिमांड उतना ज्यादा ही होगी और जिससे रुपीस वीक होता जाएगा। ट्रेड विथ हाई डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में हम सब ज्यादा सामान दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं, हम सब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया का मंथली ट्रेड 20 से 25 बिलियन करोड़
क्रॉस करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल होते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के पैसे निकालकर यूएस बॉन्ड्स में वो पैसे लगाते हैं। सो पैसा बाहर जाएगा तो रुपीस गिरता जाएगा, पैसा जितना बाहर निकलेगा उतना रुपीस का वैल्यू गिरता जाएगा। देन इन्फ्लेशन हाई, इन्फ्लेशन के राइजिंग का बात करूं सो महंगाई बढ़ रही है, करेंसी की परचेजिंग पावर गिरते जा रही है, रुपीस वीक होते जा रहा है और हम सब देख रहे हैं। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट हाई पे। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा वो खर्च करता है, यही फिस्कल डेफिसिट होता है। और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कंस्टेंटली हाई पे है एंड रुपीज पे प्रेशर रहता है और रुपीज में हमेशा प्रेशर रहता है। अगर हम सब फ्यूचर प्रिडिक्शन की बात करें सो फ्यूचर प्रिडिक्शन में क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर कितना खराब हो सकता है, अगर हम सब उस पर बात करें। ये सेगमेंट वीडियो का मोस्ट वॉच सेगमेंट है। एक्सपर्ट्स और एजेंसीज के प्रिडिक्शन। सिनेरियो 1, कंट्रोल्ड डिक्लाइन। अगर इंडिया अपना इंपोर्ट बिल कम करता है तो रुपीस 2 से 3% सालों में गिरता रहेगा। इससे 2030 तक संभावना रखा जा सकता है कि रुपीस 92 से लेकर 95 के बीच में चला जाए। सेकेंड सिनेरियो जिसमें शार्प फॉल और जो कि रिस्की हो सकता है। अगर ग्लोबल रिसेशन होता है तो रुपीस 10% से लेकर 15% तक डायरेक्ट गिर सकता है। सो उस समय क्या हो सकता है, तो एक यूएस डॉलर 100 रुपीस से 110 रुपया तक हो जा सकता है। थर्ड सिनेरियो सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार सिनेरियो, अगर इंडिया को 1991 जैसा प्रेशर आया जहां रिजर्व डेंजरस लेवल पे आ गया तो रुपीस 120 से 130 तक जा सकती है और पेट्रोल 150 रुपया से 180 रुपया तक जा सकते हैं। कुकिंग ऑयल 200 रुपया प्लस पे जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइस डायरेक्ट डबल हो जा सकते, लोन्स पे हाई इंटरेस्ट लग सकते हैं और मिडिल क्लास लोगों को क्रैश कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। सो आम आदमी इसमें क्या कर सकता है, सेविंग को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एफडी में मत रखो, पैसे को सिर्फ एफडी में मत रखो, इन्वेस्ट इन गोल्ड और कमोडिटी, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, इंटरनेशनल ETF बाई करो, ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाओ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। सो डॉलर लिंक्ड इंस्टीट्यूशन में थोड़ा थोड़ा मंथली इन्वेस्ट करना शुरू करो। और फिर इमरजेंसी फंड 6 मंथ से लेकर 8 मंथ का इमरजेंसी फंड हमेशा अपने पास रखो। इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट्स में, और इसको लिक्विड फंड और शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड में रख सकते हैं। स्किल इंप्रूव करो, स्किल इंप्रूव इसलिए करो क्योंकि टाइम के साथ साथ इंडिया डेवलप कर रहा है एंड द थिंग इज कि इंपॉर्टेंट कम्युनिटी अगर महंगी होती है तो कंपनीज जॉब कट करती है, कंपनीज जॉब से आपको निकाल भी सकती है। इसलिए अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लो कि कंपनीज आपको जॉब से ना निकाले। अब हम सब बात करते हैं पार्ट 5 में, जिसमें हम एक ओपिनियन देंगे टू अ गवर्नमेंट, टू यू, कि क्या किया जा सकता है। इंडिया को ऑयल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करना कम करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स के प्लांट्स इंडिया में अस्थायी यानी बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बूस्ट, एक्सपोर्ट्स में हम सबको बूस्ट करना होगा थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू टेक्सटाइल, थ्रू फार्मासिटी, थ्रू आईटी एंड थ्रू एग्रीकल्चर टेक प्रोडक्ट। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा और जब फॉरेक्स बढ़ेगा तो रुपीस की क्वालिटी, रुपीस की वी कैन से कि रुपीस स्टेबल हो जाए। हमें टूरिज्म को बूस्ट करना होगा। टूरिज्म डायरेक्ट फ्लो है डॉलर का, जितना ज्यादा डॉलर हम सबके पास आएगा उतना ही चांसेस है कि हमारे सबके रुपीस का वैल्यू बढ़े। इंडिया में पोटेंशियल है कि टूरिज्म को लाइक वी कैन से कि बूस्ट किया जा सकता है। इंडिया में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, सो टूरिज्म को प्रमोट करो। लोअर फिजिकल डेफिसिट, इसमें गवर्नमेंट को स्पेंडिंग को इफिशिएंट बनाना होगा। जब मैं बोल रहा हूँ स्पेंडिंग को इफिशिएंट बनाना होगा तो पैसा सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा। और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। बच्चों को आईटी सिखाना होगा, डॉलर्स के बारे में बताना होगा और जितना ज्यादा बच्चा आईटी सीखेगा लाइक आईटी, उतना ही ज्यादा फॉरेक्स डॉलर आएगा एंड उतना ही ज्यादा रुपीस के स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस है। रुपीस को गिरना ये सिर्फ एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का वार्निंग है। अगर हम इसको समझकर एक्शन नहीं लेंगे, इन्फ्लेशन एंड इंपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी को हर्ट करेगा एंड रुपीस का वैल्यू धीरे धीरे और गिरता चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंडियन रुपीस फ्यूचर में स्टेबल हो सकती है या फिर गिरावट और बढ़ेगी, ये चीज आप कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरे इस वीडियो को अगर कोई एक आदमी भी देख के वो इस वीडियो का मतलब समझ पाता है, वो समझ पाता है कि हम सब कौन से क्राइसिस में जाने वाले हैं, तो मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। सो लास्टली मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। वन मोर थिंग,
ट्रुथ जैसा भी हो, सच जैसा भी हो, लेकिन सच हमेशा ब्रूटल ही होता है, सच हमेशा कड़वा ही होता है. सो दैट साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड.